मॉर्निंग फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो चलिए हम और आप करते हैं एक साथ एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़। और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए अल्लाह ताला आज के दिन और आने वाले हर दिन बहुत सारी ढेर आसानियाँ पैदा करें। हमारा अल्लाह पे तवक्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका यकीन है और वो तवक्कुल बहुत ज़्यादा पुख्ता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर आपको किसी चीज़ का अभाम है, कहीं डाउट्स हैं, तो आप हमेशा कश्मकश का शिकार रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आना जो है वो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, और हमेशा से जैसे मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती है, अगर उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो और गाड़ी सीधी सीधी चलती जाए तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के कोई भी मसाइल हैं तो अल्लाह पाक उन मसाइल को का हल आपके लिए लाए और बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। साथ ही साथ अल्लाह पे हमेशा बिलीव रखें, क्योंकि वो एक ज़ात है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। और अल्लाह अपने प्यारे बंदों को जो है वो आजमाता है, कभी देकर और कभी लेकर। तो कोशिश करें कि हमेशा से अल्लाह के जो है वो फेवरेट बनने की कोशिश करें, दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। आमीन। जब ये आसानियों की बात होती है तो हमारी भी हमेशा से कोशिश रहती है कि जितनी मेरी देखने वाली ऑडियंस हैं, हम उनके लिए ऐसे मौज़ूआत पे बात करें जो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेकर आए, जिनके ज़रिए से, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा थोड़े से मुश्किल चल रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो घर बैठे जो है वो इनकम जनरेट कर सके अगर वो बाहर नहीं जा सकता। खुद स्पेशली हमारी ख़वातीन जो घरों के अंदर बैठी हैं, जिन्होंने घरों को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, अपने ख़वातीन के बहुत सारे और भी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती, 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती। तो हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज हम पैदा कर सकें जिनको देख कर, समझ कर और सीख कर वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। आजकल ऑनलाइन हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कैसे सीखा जाए, कैसे हम वो काम कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। जब भी हम किसी काम के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में उभरते हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सब ने फ्रीलांसिंग का नाम तो सुना ही होगा। फ्रीलांसिंग क्या है, किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह की स्किल्स को आप सीख कर और ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के सेशन में मिलेंगे। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियोज में मदऊ किया हमारे फ्रीलांस एक्सपर्ट हैं हमजा अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर हैं फजील अहमद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फजील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी तशरीफ अभी का भी बहुत शुक्रिया। हमजा, सबसे पहले तो लाइफ कैसी चल रही है और मौसम चेंज हो गया है तो कैसे ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है और बिज़ी रूटीन है। सुबह ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं, फैमिली है, फैमिली को देखते हैं, वीकेंड पे थोड़ा खेल लेते हैं। तो मतलब कि लाइफ जो है अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी चल रही है। और काम के हवाले से आपने बात किया तो मेजरली बड़ा इंटरेस्टिंग जो आज हमारे लिए फैक्टर है हमारी ऑडियंस के लिए वो ये है कि आपका ऐसा कौन सा काम है कि आप इतने क्रूशल हालात में भी जो है ना आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल चल रही हैं। फ्रीलांस के हवाले से अगर बात करें तो फ्रीलांसिंग क्या है और किस तरह से हमारी जो ऑडियंस है वो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकती है? जी, फ्रीलांसिंग एक्चुअली आप किसी भी स्किल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सर्विसेज दे के सेल करो और उससे अर्निंग करो, चाहे पाकिस्तानी रुपीज़ में हो, चाहे डॉलर्स में हो, चाहे पाउंड्स में हो, वो एक तरह से फ्रीलांसिंग ही होती है। तो फ्रीलांसिंग जो है आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो आजकल के नौजवान जो हैं इस फील्ड में आ भी रहे हैं। कुछ नौजवानों को जो है इसके बारे में नॉलेज है, कुछ को नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे सबकी ज़रूरत है कि घर से बैठ के हम अर्निंग करें, तो कोशिश करते हैं हम भी कुछ अर्निंग करें। आते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं और कुछ ना कुछ कमाते हैं। कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मेरी तरह जैसे अल्लाह का शुक्र है कि हमने मेहनत, स्ट्रगल तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इवन कि आप घर से बैठ के 9 to 5 जॉब बेशक नहीं कर रहे, लेकिन आप घर में भी जॉब कर रहे हैं, तो घर की भी जॉब कर रहे हैं, घर के साथ अपनी भी जॉब कर रहे हैं। और तो अगर स्किल के हवाले से बात करें तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप स्पेशली रिकमेंड करेंगे देखने वालों को कि अगर कुछ नहीं है तो बस ये सीख लो तो आप एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हो? बिल्कुल, स्किल्स जो आने वाले दौर में जो है वो वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है
ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं आप घर बैठ के। आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें जो हैं वो लॉन्च करके जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, इवन दो पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल भी सेल कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट है, उसका काम भी बहुत अच्छा है, एप्लीकेशन का काम अच्छा है। ये टॉप जो स्किल्स हैं वो उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इनमें NFT भी है, एक नई चीज़ आपने शायद सुनी हो, तो उसके जो है उसका भी बूस्ट आया है, उस पर भी बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर काम करें नौजवान जो हैं तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगी, और ये लॉन्ग टर्म चलने वाले बिजनेस हैं। बिल्कुल, और ये बहुत सारी, अब तो इतने ज़्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्यूटर नहीं भी है तो हम यूट्यूब के ज़रिए, गूगल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फजील, आप क्या समझते हैं कि जितने भी ऑनलाइन हमारे बिजनेसेस हैं या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करके, इनकी क्या अहमियत है? और आज के दौर में स्पेशली जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो ऑनलाइन बिजनेस की कितनी ज़्यादा अहमियत है? देखें जीनत, सॉरी, जैसे हमजा भाई बता रहे थे कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो घर बैठे भी, आप घर की भी जॉब करते हैं, अपनी भी जॉब करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको मेहनत करनी पड़ती है स्टार्ट में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से या गूगल से बंदा सब कुछ देख लेता है, सीख लेता है, लेकिन जब आप फिजिकली किसी चीज़ को जाकर नहीं समझते, तब तक आपको उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। जैसे आप यूट्यूब से या वहाँ से आप आइडियाज़ तो ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके समझने वाली हैं वो आपका जब टीचर होगा, आपका उस्ताद होगा, जो आपको मेथड्स उसके समझाएगा, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देगा, प्रैक्टिकल करवाएगा आपसे, तो आप ज़्यादा वो अच्छे तरीके से उनको समझेंगे। और दूसरा जो फ्रीलांसिंग है आज के दौर में, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी की चीज़ें सेल आउट करने के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर भी उनको ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनको पेश कर सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा आसानी हमारे लिए पैदा कर दी है कि आप अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखें और वहाँ पर उनकी आप क्वालिटी बताएं, उनकी सारी चीज़ों का बताएं। अगर उनको पसंद आती है तो आप उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप अपनी सर्विसेज जो हैं उनको भी बेच सकते हैं, उससे भी आप एक हैंडसम अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि आपके सामने ही हालात जो हैं हमारे मुल्क के, जॉब्स इतनी हैं नहीं, सरकारी महकमों में चले जाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर चले जाएं, तो आज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको चाहिए कि जैसे इन्होंने अपना एक अदारा बनाया है, बाकायदा तौर पर सिखाते भी हैं बच्चों को, तो वो किसी ना किसी तरीके से सीखने की कोशिश करें, ऑनलाइन अर्निंग की कोशिश करें। एक हैंडसम अमाउंट जो है वो आज के दौर में भी हर बंदा जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो कमा लेता है। इसके बाद जो एक ये अपना कारोबार है जो लोग अपने घरों में बैठकर या कोई जब आपका कारोबार चल जाता है, आप बिज़नेस करने लग जाते हैं, तो एक आप सेटअप अपना बना लेते हैं, तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए। तो जैसे मैंने ये कहा कि अपनी प्रोडक्ट्स आप जो हैं वो बनाकर भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए भी देखें, लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने रिलेशंस बनाते हैं, उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर्स हायर करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती, ये आप अकेले बंदे वन मैन आर्मी के तौर पर सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको इन चीज़ों के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में इल्म होना चाहिए, अमेज़ॉन का यूज़ आपको आना चाहिए, आपको फिर इन चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जब आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवानी है या फिर अपनी सर्विसेज जो हैं वो कैसे बेचनी है, तो उसके लिए जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस तरीके से उन लोगों से बात करनी है, किस तरह उनको माइल करना है, जैसे फ्रीलांसिंग में वो फाइवर है उसको भी यूज़ करते हैं आजकल नौजवान, उससे भी बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। तो वहाँ पर लोगों को कैसे आपने अपनी सर्विसेज के बारे में माइल करना है, अच्छे से स्किल को सीखेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन का हमजा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे दरवाजे पे भी कोई सेलर आता है कुछ बेचने के लिए, तो वो आपको अपनी बात के जरिए कायल करता है कि आप उसकी प्रोडक्ट लो, तो वो आप सबसे पहला सवाल तो यही कस्टमर का होता है कि वो आपकी प्रोडक्ट क्यों ले। तो फिर उसमें बहुत अहम रोल जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है। तो आप क्या समझते हैं कि स्किल सीखने के साथ साथ कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इसके ऊपर मैं बोलना भी चाह रहा था।
मैंने देखा है ये 6 साल के अरसे में कि मेरे पास अगर कोई सीखने आता है या मैं ऑनलाइन किसी के साथ बात करता हूँ या मेरा कोई रिश्तेदार या कोई भी बात करता है कि हमज़ा भाई ये मैं क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या जवाब दूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप क्लाइंट को छोड़ दोगे वो किसी और के पास चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो क्लाइंट को आपने मिस नहीं करवाना। अगर वो आपके पास आया है उसको आपने वाई का आंसर देना है कि आप वाई यू। तो अगर आप उसको माइल कर लेते हो कि मैं ही आपके लिए बेस्ट हूँ, तो वो लाजमी आपको ऑर्डर देगा। अब इसमें जो एजुकेशन है, और भाई ने बात की कि आपको जो है इसका अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो है कम्युनिकेशन कैसे करें। ये चीज़ आपको यूट्यूब से देख के नहीं आएगी, बिल्कुल, ये आपको गूगल से देख के नहीं आएगी। और इवन कि मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स, जिनको गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी नहीं आती। और मैं उनको कुछ अगर पूछूं हाउ मे आई हेल्प यू, तो आगे से कहते हैं जी हेल्प कर दें। उनको इतनी इंग्लिश की जो है वो समझ नहीं है। अब कम्युनिकेशन जो है अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ करनी है, क्योंकि सारे चाहते हैं कि हम डॉलर्स या पाउंड्स कमाएं, तो उनके साथ आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश में करनी पड़ेगी। और इंग्लिश ये जो है आपकी बेसिक ज़रूरत है अगर आपने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करनी है। इसके बगैर आप नहीं कर सकते। आप इतना टाइम ले लें कि आप गूगल पे लिखो कि मैं जो है वो आपसे जो है वो आंसर मांग रहा हूँ, उर्दू लिख दो और ट्रांसलेशन आपको मिल जाए, उतनी देर में क्लाइंट चला जाएगा। बिल्कुल, आपने फौरी तौर पे रिस्पांस करना होता है। ये तो वही वाला सिस्टम हो गया ना कि आप मुझसे कोई सवाल करें और मैं पहले गूगल करूं, रिसर्च करूं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, किसी और के पास चला जाऊंगा। आप जो है वो मूव कर देंगे किसी और के पास। अगर हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो स्किल सीख के भी, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो। बिल्कुल, सबसे पहले जो ईजी जो है प्लेटफॉर्म फाइवर है। फाइवर के ऊपर आप जा सकते हैं। उसके ऊपर ऑडियंस बहुत ज़्यादा आ गई है। अनएजुकेटेड लोग भी आके जहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी रैंक नहीं कर पा रहे। तो अब उनके पास जब जाता है क्लाइंट इंटरनेशनल, तो जब मैसेज करता है या कन्वर्सेशन करता है कि मुझे ये काम करवाना है, फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, तो जब आपके पास सही रिस्पांस नहीं आता, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव कर जाते हैं। तो अपवर्क है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म अपवर्क है। उसके ऊपर आपको रेट भी अच्छे मिलते हैं, और डॉलर्स वगैरह, और उस पर आप ऑनली बेस पे भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आप दिन में 2 घंटे काम करना चाह रहे हैं, बाकी दिन में आप अपना काम करना चाह रहे हैं, घर की रूटीन, तो आप किसी भी टाइम रात को बैठ के या दिन में बैठ के 2 घंटे 4 घंटे काम कर सकते हैं। तो अपवर्क है, freelancer.com है, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। पीपल पर और है, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। 99 डिज़ाइंस हैं, वहाँ पे डिज़ाइनिंग की सर्विसेज आप दे के अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल आपको प्लेटफॉर्म नज़र आएगा उसमें लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर आपको परमानेंट जॉब्स भी मिलती हैं क्लाइंट्स के साथ। आप इंटरनेशनल, बिल्कुल एग्जैक्टली, यस, और लोकल भी मिलती है। इवन कि मुझे भी अक्सर ऑफर आते रहती है कि आप हमारे पास आ जाओ। तो मैं तो खुद इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो फिर जो है आप लिंक्डइन के साथ साथ आप अपने जो है लोकल मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करके जो है वो क्लाइंट्स ले सकते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहे, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप उर्दू में ले लें, ठीक है। अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप ऐड चलाएं किसी के थ्रू, और ऐड पे आप सर्विसेज लिख दें, मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, और तो आप जो है ऐड चलाएंगे, आपको लोकल क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उनके साथ आप उर्दू में बात कर लें, कोई इशू नहीं। तो डॉलर के पीछे नहीं जा रहे, यहाँ से थोड़ा सा तो पैसा आएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो नॉलेज हो जाएगी कि आप जो है ये कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट के पास भी जाना, आपके जहन में होगा कि मैंने जो है पाकिस्तान से बाहर भी निकलना है। और जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा बूस्टअप होता है। और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो सर्विसेज के साथ आपको बिजनेस भी ऑफर करते हैं, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन वर्क की, ऑनलाइन बिजनेसेस आप किस तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारे पास बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं जहां पे हम अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पे आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में ना सिर्फ आप अपना बिजनेस कर सकते हैं बल्कि आप सीख भी सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम आपकी ग्रूमिंग, आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग भी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितने अच्छे से आप अपने काम को समझेंगे, सीखेंगे, करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। और वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि सीख कर अपनी ग्रूमिंग भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ा सकते हैं और अच्छा हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे हमजा से कि हमजा, हमारे पास फ्रीलांस के तो बहुत ज़्यादा आपने प्लेटफॉर्म बता दिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे दराज हो गया या अमेज़ॉन हो गया, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बड़ा मुश्किल है अकाउंट्स बनाना और काम करना। तो माशाल्लाह क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरह से वो जो है वो अपने ऑनलाइन बिजनेस का सफ़र शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दराज बहुत बूस्ट किया है। इवन कि आप डिस्ट्रिक्ट्स में भी चले जाएं, छोटे इलाकों में भी चले जाएं, वहाँ पे भी दराज की जो डिलीवरीज़ हैं वो हो रही हैं घर पे और लोग परचेजिंग कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो हो गया है दराज माशाल्लाह से। और दराज एशिया में काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहा है, इवन श्रीलंका में भी है दराज। तो दराज के ऊपर आप स्टार्ट ले सकते हैं एज अ स्टार्ट अगर आप लेना चाहें, क्योंकि जब आप अमेज़ॉन पे जाएंगे ना तो अमेज़ॉन पे आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत दिखाना पड़ता है। हाँ। अगर अदरवाइज़ आप जो हैं वो शायद लॉन्ग टर्म आप ना चल सकें। तो इसलिए पहले तो सजेस्ट यही करता हूँ कि दराज के ऊपर या तो आप आ जाएं, या अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है ऑनलाइन अर्निंग की, ई कॉमर्स की, एक्चुअल में आप ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर जाना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन सेलिंग करके आइटम सेल करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप दराज पे जाएं, नहीं तो अमेज़ॉन पे जा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है। इसके साथ साथ एक ईबे एक प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और दुनिया का दूसरा बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन के बाद, उस पर हम भी काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे लोगों का ये बड़ा कंसर्न है जो देखने में मैंने यूजुअली सुना है कि वहाँ पे एज सेलर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप बताएं वो कितना मुश्किल और कितना आसान है? जी हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं जिनको नहीं आइडिया कि आपने अकाउंट क्रिएशंस क्या करनी है, उनको एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं, पाकिस्तान से भी अमेज़ॉन का अकाउंट बनता है और आज भी बनता है। पिछले जो साल है वो वाइब्स आई थी कि आप जो है अकाउंट बनाते हैं तो सस्पेंड हो जाता है। वो एक्चुअल में ड्रॉप शिपर्स जितने बैठे हुए थे अमेज़ॉन के ऊपर और उनके अकाउंट सस्पेंड हुए थे, तो उन्होंने ये जो है वो अफवाह फैला दी थी कि अकाउंट अब बनेगा ही नहीं। एक्चुअल में जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपकी जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ट्रैकिंग क्या है और वो क्या कस्टमर के पास सही से जा रही है नहीं जा रही। तो आप जो है वो अकाउंट रिस्क में डालते हैं। जब आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाता है तो अमेज़ॉन आपको नहीं छोड़ता, तो आप सस्पेंड हो जाते हैं। और अमेज़ॉन के ऊपर एक तरह से ऐसे ही है जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है। पाकिस्तान में आईडी कार्ड एक ही बनता है, बार बार रिन्यू हो जाएगा, नया कोई आपका आईडी कार्ड का नंबर नहीं नया बनेगा। अमेज़ॉन पे खुदा न खास्ता अगर आप सस्पेंड हो जाते हैं तो दोबारा अकाउंट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बन जाता है आपकी डिटेल्स, आप बहन भाई की, रिश्तेदार की, चाचू मामू किसी के डिटेल, सेम डिटेल पे एक बार बनाया हुआ अकाउंट जो है वो दोबारा से रीएक्टिव नहीं हो सकता है और बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जब जितने भी देखने वाले अगर वो अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं तो सोच समझ कर करें और बड़े अच्छे से केयरफुली अपनी जो है वो तमाम उसमें इंफॉर्मेशन डालें। और साथ ही साथ और इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक और बड़ा कंसर्न होता है कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे इन्फॉर्मेशन आपकी सिक्योर रहती हैं? जी अमेज़ॉन पे इंफॉर्मेशन सिक्योर वैसे तो कहते हैं कि व्हाट्सएप पे भी सिक्योर नहीं है जो आपकी चैट्स हैं, लेकिन जब आपने काम करना है तो आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन ही होती कि अगर वो किसी के पास चले भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेज़ॉन के पास आपकी इमेजेस की एक्सेस नहीं होती, क्योंकि ऐसे कंसर्न मेनली वुमेन्स के होते हैं, फीमेल्स के क्या हम अकाउंट बनाएंगे तो हमारा नंबर, हमारी आईडीज़ वगैरह। हालांकि जब आपने काम करना है तो वो एक तकाज़े हैं जिनको आपको पूरा करना है। फजील, अगर हम अपने लोकल सेलर्स की बात करें और ऑनलाइन सेलर्स की बात करें तो अगर ये मिलकर एक साथ काम करें तो क्या हम अपने बिजनेस और इकॉनमी को बूस्ट अप कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल हम बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे आज के दौर के अंदर जो बड़ी वजह है वो ये है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि वो अब मॉल्स में जाए, फिज़िकल चीज़ों को जाकर देखे
और जो अमेज़ॉन है उस पे लोगों का जो यकीन है वो इतना बिल्ड हो चुका है कि वहाँ पर जो लोग करते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, जो परचेजिंग करते हैं, वो उनको इतना पता है कि अगर हम अमेज़ॉन से मंगवाएंगे या फिर दराज से मंगवाएंगे तो अच्छी चीज़ आएगी। और आज के दौर में मैं यही कहूँगा कि जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो ई कॉमर्स की तरफ आएँ, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान के अंदर चाहे इतना नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर ये रुझान जो है वो ई कॉमर्स का बढ़ता जा रहा है। और ये जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मेरे ख्याल में ये आने वाले 15-20 साल में ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन लोग जो है वो शॉपिंग करेंगे, ट्रेडिंग सारी ऑनलाइन होगी। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपनी फैमिली को लेकर 6-6 घंटे। हमने देखा ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया, किसी तरह बड़ा रुझान बढ़ गया है इस चीज़ का। देखें, हम खुद अब बहुत कम टाइम मिलता है कि आप शॉपिंग करने के लिए जाएं। अगर आप बेल्ट भी एक मंगवानी हो तो वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो डिलीवर हो जाएगी। तो इसी तरह आगे आने वाला जो दौर है उसके अंदर आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, जैसे अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर बात हो रही थी कि वो सस्पेंड हो जाता है, तो यही वो चीज़ें हैं जो किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर सीखने वाली हैं। वो आपको को बताने वाला होगा कि जब आपने अकाउंट बनाना है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आपका अकाउंट बिल्ड होगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे जिससे आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। ये जब तक चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, आप इन चीज़ों का किसी से पूछेंगे नहीं, तो तब तक तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात हो रही थी कि कुछ लोग 1-2 माह करके वो फिर छोड़ देते हैं, वो अकाउंट फिर ऐसे सस्पेंड ही होना है ना। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपने जब ये शुरू करना है तो आप बाकायदा तौर पर किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ। आजकल इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, जैसे इन्होंने भी बनाया है, बेशक फैसलाबाद के अंदर कम हैं लेकिन हैं तो सही। वहाँ से आप जाकर सीखें और उसके बाद अपने अकाउंट स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ आप देखें कि एक हैंडसम अमाउंट के साथ आपका वक्त जो है वो भी बचता है कि आप घर बैठे सारा कुछ कर रहे हैं, उसके साथ आप घर का भी कोई काम साथ करवा सकते हैं घर वालों के। तो जो लोकल हमारे ट्रेडर्स हैं उनको भी ये इस तरफ आने की ज़रूरत है। एक वो उनका अपना जहन है कि वो नहीं अभी तक आ रहे, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि आने वाले 10-15 साल जो हैं वो मैं ये देख रहा हूँ कि सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ट्रांसफ़र होने जा रहा है। और आपको और कुछ भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फजील। हम देखते हैं हमारे पास टाइम की कैद नहीं है, हमारे सर पे कोई बॉस नहीं है, हमने अपनी मर्जी से अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में जो है वो काम करना है। हमसा अवेयरनेस और एजुकेशन हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी स्किल को सीखने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितना टाइम जो है बेसिक स्किल्स की जो हाव नाव है उसके लिए कितना एटलीस्ट टाइम आपको देना चाहिए? देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ जो लर्नर होते हैं वो जल्दी पिक कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो वैसे जो है जो जल्दी भी सीखते हैं उनको पहले प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मिनिमम जो है 2 से 3 महीने आप दें, फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करें। अगर अमेज़ॉन पे आपने जाना है, ईबे पे जाना है, इसी तरह से एक एटसी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान में मैंने देखा है फीमेल्स जो हैं वो हैंडमेड अपने जो आर्ट्स वगैरह डिज़ाइन करती हैं और माशाल्लाह वो सेल कर रही हैं। तो एटसी के ऊपर जो है वो एंटीक चीज़ें सेल होती हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे डॉलर्स मिल जाते हैं। एक छोटी सी आप चीज़ बनाते हैं, मेहनत बिल्कुल बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसकी हैंडसम अमाउंट आपको मिलती है। तो थोड़ा सा टाइम दें, 2-3 महीने लगाएं, आप सीखें, उसके बाद आप काम करें। अगर आप डायरेक्ट जंप करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर तो आपके पास कोई इशू आ जाता है, कोई आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर इसी तरह से फेलियर्स आते हैं और लोग कहते हैं जी ई कॉमर्स जो है, कुछ लोग कहते हैं जी अभी भी मानते नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। अवेयरनेस अल्लाह का शुक्र है आई है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड है। इवन कि आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। उसमें वही बात आ जाती है कि आपकी खुद की कितनी ज़्यादा रिसर्च है, कितनी ग्रिप है, आपका ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम जो है वो एक हैंडसम अमाउंट को कमा सकते हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बात करें तो हैंडसम अमाउंट कमाना किसको अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे कमाए। उसकी जेब में जो है ना इतने खुले पैसे होने चाहिए कि अगर उसे कभी दिल चाहा है कोई चीज़ लेने का तो उसे ये नहीं देखना पड़े कि उस टैग पे क्या प्राइस मेंशन है और क्या वो ले सकता है, या उसे 2-3-4 माह इंतज़ार करना पड़े। अपनी एटलीस्ट छोटी छोटी ख्वाहिशात को आप पूरा कर सकें। और स्पेशली अगर फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं अपने घर के मर्द हजरात पर कि वो कहती हैं कि अच्छा कुछ चाहिए तो उनको बताती हैं। तो कितना अच्छा है कि आप अपने घर के काम भी कर रही हैं और कुछ वक्त निकाल कर जो है वो आप इतने पैसे कमा रही हैं कि एटलीस्ट अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको किसी की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो अल्लाह ताला हमेशा आपका देने वाला हाथ रख के कहते हैं कि कभी भी जो है ना दूसरे पे जो बंदा डिपेंड कर रहा होता है वो उस तरह से शायद लाइफ की खुशियों को इंजॉय नहीं कर पाता जिस तरह से कमाने वाला होता है। तो अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज आ गए हैं जिनके ज़रिए आप कमाई कर सकती हैं। और इन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो है वो बस अंधाधुंध किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। स्कैम्स भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं, ये हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अदारे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक है। उसके लिए आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे पास आज एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमजा। अगर हम बात करें थोड़ा सा बिज़नेस के हवाले से हम बात करें, स्पेशली ख़वातीन जो है वो बिज़नेस करती हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि लोगों में इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं है कि वो यहाँ पे रुकें और पेशेंट से ये देखें कि सब्र से कि उनका काम चलेगा क्या नहीं। क्या ऐसे भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपने डिज़ाइन बना के वहाँ पे डिस्प्ले में लगा दें और कोई भी आए और वहाँ से आपके डिज़ाइन को जो है वो परचेज़ करे और अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है एटसी। वहाँ पे आप डिजिटल आइटम भी सेल कर सकते हैं। इवन कि मैंने भी सेल की हुई हैं। मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह घर में 5-10 मिनट में एक डिज़ाइन बनाया अच्छा सा और उसको पोस्ट कर दिया। तो उसको आप टारगेट करें बाहर की ऑडियंस को और आपको डॉलर्स या पाउंड में जो है वो सेल आएगी। इसमें ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। जहाँ तक मैंने देखा है कि उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक स्किल दिया है कि वो कोई आर्ट जो डिज़ाइन करती हैं वो बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन करती हैं, टाइम लेती हैं और जो चीज़ बनती है, जो आउटपुट निकलता है उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो वो अगर डिस्प्ले पे लगाएं एटसी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकती हैं घर बैठे हुए। तो ये काम आपको करना भी चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं, थोड़ा सा आपको कुछ आता है तो आप लाजमी करें। इसके अलावा से डिजिटल आइटम नहीं सेल होती, आप फिज़िकल भी सेल कर सकते हैं, एंटीक आइटम्स भी सेल कर सकते हैं। कोई घर में आपने कोई डेकोरेशन पीस डिज़ाइन किया है किसी भी ख़वातीन ने तो आप जो है वो भी सेल कर सकती हैं। इवन मेल हजरात भी कर सकते हैं। लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जब बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद जो सिर्फ हम देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर लिया किसी कार्ड पे, जैसे मेरे हाथ में कार्ड है इसको डिज़ाइन कर दिया, ये है। हालांकि हमारे फैब्रिक भी इसमें आ जाते हैं, हमारे जितने भी डिकोर का सामान है वो भी आ जाता है। तो डिफरेंट तरह के, इवन दो कि इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज्वेलरी तक का आप डिज़ाइन कर सकते हो ना। तो बहुत ज़्यादा अगर डिज़ाइनिंग भी देखें तो इसमें किस तरह की मज़ीद और डिज़ाइनिंग है जो हम कर सकते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर वो करें तो वो हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। जैसे ये सिटी 41 है और जो है इसका लोगो लगा हुआ है। आप लोगो डिज़ाइन करें, आप पोस्ट डिज़ाइन करें, आप एड्स डिज़ाइन करें, डिजिटल बैनर्स होते हैं वो डिज़ाइंस करें। आपने रोड्स पे कुछ लोगों को अगर नहीं अवेयर, जो आप बैक एरियाज़ में रहते हैं, इंटरनेट वगैरह कम है, टीवी पे देख रहे हैं हमें, तो वो देखते होंगे रोड्स पे लगे हुए होते हैं, पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, प्रमोशंस हो रही होती हैं, तो वो बैनर्स भी डिज़ाइन करके आप सेल कर सकते हैं। इवन कि आप अपनी शॉप बना लें, फिज़िकली भी आ सकते हैं आप। ऑनलाइन तो सेल होंगे ही, तो आपकी जो है मार्केट ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। तो ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इसमें, बैनर्स हैं, ज्वेलरी आपने बात की, ज्वेलरी भी डिज़ाइन होती है, क्लोथिंग हर तरह की डिज़ाइन होती है। इवन के टी शर्ट्स भी डिज़ाइन हो रही होती हैं, हुडीज़ भी डिज़ाइन होती हैं। अब हुडीज़ के ऊपर जो प्रिंट होगा वो भी डिज़ाइन होगा, ठीक है। स्वेट शर्ट के ऊपर जो प्रिंट होगा वो भी डिज़ाइन होगा। और फीमेल्स के तो सारे जो है वो पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो गया, कोई इस तरह का डिज़ाइन हो गया जो आपने प्रिंट करवाना है तो पहले आप स्केच बनाओगे, फिर स्केच बना के प्रिंट करोगे। ये आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो हैंडसम अमाउंट दी जाती है। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो काम किया जाता है और नए से नए डिज़ाइन आते हैं।
तो ये ये बहुत सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमजा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं। लोगों को गिग्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि गिग्स क्या हैं और किस तरह से बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे मेजरली क्वेश्चन ये होते हैं कि जब आप एक अकाउंट बनाते हो तो कितनी गिग्स बना सकते हो, किस तरह के डिज़ाइन को आप डिस्प्ले कर सकते हो, गिग्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से एक बिगनर कितनी गिग्स बना के जो है अपने अकाउंट पे डिस्प्ले कर सकता है। जी, ये गिग्स का कॉन्सेप्ट फाइवर के ऊपर है और फाइवर पे आप गिग्स जो है अगर न्यू सेलर हो तो 7 बना सकते हैं। तो एक टाइम पे आपको रिकमेंड भी यही किया जाता है कि आप 7 गिग्स बनाएं और प्रोफेशनल गिग्स बनाएं। इवन कि आपकी एक ही सर्विसेज है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है वो गिग्स को डिज़ाइन करें और किसी चीज़ को कॉपी नहीं करना, उससे भी अकाउंट सस्पेंड होता है क्योंकि ये चीज़ें आप नहीं करते फिर आप कहते हो ये चीज़ हमारे फराड है। ज़्यादा ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हैं कि हम दूसरे का डिज़ाइन पकड़ के छाप देते हैं। आपने अपना डिज़ाइन करना है, आप खुद डिज़ाइनर हैं तो खुद डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो अपना बनाएं, अपनी गिग की इमेज बनाएं, खूबसूरत इमेज होनी चाहिए कि क्लाइंट देखते ही, क्योंकि इमेज सेल नॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इमेज जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो इमेज का होता है। तो जो गिग की इमेज होती है, गिग को आप प्रोजेक्ट भी कहते हैं, अपवर के ऊपर इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। तो आप अपवर के ऊपर तो 10 गिग्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं स्टार्ट के अंदर, और फाइवर के ऊपर 7 बना सकते हैं। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग करने लग जाएंगे, $400 जब आपकी अर्निंग हो जाती है तो आप 10 गिग्स भी बना सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी टीम बनाई हुई है। तो अब कुछ गिग्स के ऊपर जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जो काम किया है जिन्होंने, उनको मैं फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ और हम मिलके काम करें। ऐसे बहुत सारे जो हैं वो लोग छुपे रुस्तम बैठे हुए पाकिस्तान में जो मिलियंस कमा रहे हैं और सिखाते नहीं हैं, बस कमा रहे हैं इंस्टीट्यूट में बैठे हुए। कुछ लोग अगर आते हैं सिखाने के लिए तो कहते हैं यार ये क्या चीज़ है, हम खुद कर लेंगे। जब वो खुद करते हैं तो वो फंस जाते हैं। और टाइम टू टाइम आप अपनी गिग्स को अपडेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल अपडेट भी कर सकते हैं। प्राइसिंग की बहुत ज़्यादा जो बात है कि आप स्टार्ट में अगर $5 की सर्विसेज दे रहे हैं, आपके कुछ फीडबैक्स आ जाएँ, क्लाइंट्स आपके साथ मुतमईन हो जाएँ, आप सर्विसेज बहुत अच्छी दें, आपके बहुत अच्छे फीडबैक्स आएँ तो आप प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जो सर्विसेज हैं उसको हाई डिमांड करवा सकते हैं। एक न्यूली डिज़ाइनर जो है अगर वो अपना पूरा अकाउंट बना रहा है तो उस पर प्राइसिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको कितनी मिनिमम रखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे $5 से आप चार्ज करना शुरू करते हो, लेकिन हम देखते हैं कि पहले ही दिन जाके अगर आप $50 लिखते हो, अगर आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है तो कोई आपको इतना पे नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो फाइवर का नाम ही 5 से स्टार्ट हुआ, तो $5 से ये जो है प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था कि आप मिनिमम $5 का भी ऑर्डर ले सकते हैं या दे सकते हैं। बायर्स के लिए जो है वो $5 आप स्पेंड करो और आपको आपकी जो भी रिक्वायर्ड डिमांड है उसकी जो आपकी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी और आपको डिज़ाइंस वगैरह मिल जाएंगी। सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं हो रही फाइवर के ऊपर, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं। और सिर्फ आप लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर अगर सिर्फ जाते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग बैठे हुए, सेलर्स बैठे हुए सर्विसेज दे रहे हैं फाइवर के ऊपर सिर्फ। तो 3 लाख आप देखें, इसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग हैं और अमेरिकन भी हैं, ऑब्वियसली बात है। और तो इन प्लेटफॉर्म्स की जो अच्छी बात वो ये है कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाने से पहले एज विजिटर जाके एज गेस्ट वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि किस स्किल्स में ज़्यादा आप समझते हैं कि लोग कमा रहे हैं या कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा है। कुछ लोग लो कंपटीशन को प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, कुछ लोग हाई कंपटीशन की तरफ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है तो हम यहाँ पे जाएँ। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिसको रखना चाहिए। और फजील, आप क्या समझते हैं कि इन स्किल्स का सीख कर और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना आज के दौर में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो? देखें ज़ीनत, आप कहीं भी जॉब अगर करते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो असल में बेच रहे होते हैं और वो तो जॉब की जॉब ही है। लेकिन ये ऑनलाइन बिज़नेस या फ्रीलांसिंग वो है कि आप अपने कारोबार की तरह इसे करते हैं, जितना चाहें वक्त दें, जब चाहें आप वो काम अपना करें। तो जब आप सीखेंगे चीज़ों को, जब आपको आ जाएगा ये सारा काम करना, जैसे इन्होंने बताया हमजा भाई ने कि आप अगर स्टार्ट में ये चीज़ें करेंगे, जब आपको नहीं आएंगी तो अकाउंट उससे सस्पेंड हो सकता है, कॉपी पेस्ट नहीं आपने करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बताने से आती हैं। जब तक आपको इनका इल्म नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं फिर मार खा जाएंगे। तो इसके लिए मैंने जैसे पहले कहा कि आने वाले दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग की ही होगी। तो ये तमाम जो सर्विसेज आपने सेल आउट करनी है, पहले इनको सीखें, उसके बाद फिर आप अपना ये स्टार्ट लें, उसके बाद फिर
मार्केट के अंदर आप अपना नाम बनाएं। देखें जैसे फैसलाबाद का आप सिर्फ देख लें, कोई अच्छा अगर कारोबारी बंदा है तो उसका एक इमेज बना है मार्केट के अंदर कि ये बहुत अच्छा बंदा है, इसका लेन देन सारा कुछ अच्छा है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब ऑनलाइन आप सर्विसेज अपनी जो सेल आउट करते हैं तो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी ये देखते हैं कि इसके पास कितने इसके क्लाइंट्स हैं, और बाकायदा वहाँ पर आपकी जो रिव्यूज़ हैं उनमें लोग देख अच्छी लेते बात हैं। ऑनलाइन बिजनेस की यही है कि आपके रिव्यूज आपकी प्रोफाइल पे मिल जाते हैं। यहाँ पे हम कोई दुकान के जरिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई चार्ट नहीं है जहाँ पे लिखा है कि आप कितने अच्छे सेलर हो या आपका बिजनेस कितना अच्छा है। तो बहुत मतलब एक वास्ट इंडस्ट्री है जिसमें आप सीख कर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। फजीला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। हमसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के साथ जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई एम श्योर कि आज के सेशन से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ों को सीखें, सीख कर समझ कर फिर आगे बढ़ें। और मेहनत और सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी काम शुरू करते हो उसमें अगर आप अपना टाइम और अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक आपको उसका रिवॉर्ड नहीं दें। अल्लाह पाक जो है हमेशा से आपके लिए आसानियाँ तभी पैदा करते हैं जब आप कोशिशें करते हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अगर हमारे माशरे में बात करें तो इंसाफ की बड़ी कमी आजकल हमें दिखाई देती है। इंसाफ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस हवाले से भी, क्योंकि बढ़ते हुए हम देखते हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल हों उनका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हल की बात करते हैं तो हमारे ऐसे इदारे हमें जो इंसाफ प्रोवाइड करते हैं वो उनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें अगर हम स्पेशली बात करें तो बहुत सारे हमारे ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें से एक जो है वो वकला के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका बड़ा अहम रोल रहता है हमारे मसाइल को हल करने में, क्योंकि वो हमें इंसाफ दिलाते हैं। हमारे लिए जो है कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी एक जंग की तरह होता है पूरा समाज। जब हमें कोई मसला आ जाता है और हम जाते हैं उनके पास तो इस उम्मीद से जाते हैं कि हमारे मसाइल का जो हल है वो हमें यहाँ से मिलेगा, हमारी अदालतों से मिलेगा। हमारे कोर्ट्स में बैठे हुए जो वकला हैं, हमारे जजेस हैं, वो हमारे मसाइल को समझेंगे और उसका हल करेंगे। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमें इंसाफ प्रोवाइड करते हैं उनकी खुद के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इन्हीं मसाइल के हवाले से और जैसे कि बाहर इलेक्शन भी है तो उसकी क्या सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है चौधरी अहमद ज़ीशान है, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया। और कैसे मिजाज हैं आपकी, ज़िंदगी कैसी चल रही है? जी बेहतरीन चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मेरी आवाज़ को सुना। खसूसी तौर पर ये आवाज़ है हमारे वकला भाइयों की, क्योंकि वकला हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो मैं समझता ये हमारे वकला भाइयों की आवाज़ नहीं है, ये पूरे फैसलाबाद की आवाज़ होगी और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ होगी। एक जो वकील है पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। और अगर हम थोड़ी सी बात करें इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन का बड़ा दौर एक चल रहा है, बार इलेक्शंस हैं, 13 जनवरी को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि उसका क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि जितना मुझे पता है बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन चलता है। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या सूरत हाल है बार की अगर सियासत की बात की जाए तो? देखिए जी, ये जो बार की हमारी सियासत है ना जी, ये हम जो तमाम बार एसोसिएशंस होती हैं ना जी, हर साल इसमें से हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। जो हमारे वकला भाई, हमारी वकला बहनें, हमारे कोलीग्स जो होते हैं उन्हें मुंतखब करते हैं वोट के ज़रिए। तो हमारे अब ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, हमारा वाहद इलेक्शन प्रोसेस है, ये जो कभी नहीं रुका। जैसे हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के मतलब बहुत सारे मामला बन जाते हैं। जैसे अब हमारे इलेक्शन हैं जो वक्त पे हो जाने थे मगर लेट हो गए हैं, मगर हमारे ऐसा कोई ऐसे मामला नहीं होते। मैं समझता हूँ वाहद पाकिस्तान का हमारा ये जो वकला का हमारा जो अदारा है ऐसा है कि हम इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं। हमारे इलेक्शन और बड़े फ्री एंड फेयर होते हैं। हमारे वकला भाइयों को, बहनों को ये पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने नुमाइंदों को अपने विजन के मुताबिक वोट दें। जब भी कोई नुमाइंदा आता है हमारे, वो अपना विजन अपने वकला भाइयों के सामने रखता है, इसी विजन को लेकर हमारे वकला वोट डालते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे ये 13 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं भी इसमें कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी के लिए डीबी फैसलाबाद के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मुझे
पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे फतह देगा इंशाल्लाह। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं इंशाल्लाह वो इलेक्ट होकर आएँ ताकि बेहतरी हो सके कोर्ट्स की, जहाँ पे आम आवाम आम शहरी जाते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। अगर इंटरनली देखा जाए तो हमारे यंगस्टर्स जितने भी हमारे वकला हैं उनको बड़े सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें से अगर हम बात कर लें तो पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं और मेनली चैम्बर्स का बहुत बड़ा मसला है। तो चैम्बर के हवाले से स्पेशली अगर फीमेल्स की बात की जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके स्पेशली क्लाइंट्स के लिए, तो चैम्बर का बहुत ज़्यादा इशू है। इसको किस तरह से आप समझते हैं कि हल कर पाएंगे अगर आप इलेक्ट होके आते हैं? तो देखिए जी, इस चैम्बर्स की बात करने से पहले मैं आपसे ज़रूर एक बात करूंगा कि जो हमारे इलेक्शंस है ना जी, उसमें हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे वकला भाई हैं, इन्हें चाहिए कि वोट का फैसला मेरिट पर करें। मैं मिसाल देता हूं, मैं कैंडिडेट हूं सेक्रेटरी के लिए, मेरे अलावा 4 कैंडिडेट्स और भी हैं। तो जब वोट दें तो आप मुझे भी परखें, उन्हें भी परखें। क्या पता मैं आपके मेरिट पर पूरा ना उतरूं, तो बिल्कुल आप मुझे वोट ना दें। अगर मैं आपके मेरिट पर पूरा उतरता हूं तो ये वोट एक अमानत है, फिर ये वोट मेरा आपकी तरफ अमानत हो जाएगा। तो इसलिए वोट को सबसे पहले मेरिट पर दें। आप मेरिट पर वोट देंगे, अच्छे नुमाइंदों को चुनेंगे तो वो आपके मसाइल हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, जो आपने बात किया वकला चैम्बर्स का, हमारी आखिरी बिल्डिंग जो वकला चैम्बर्स जो बनी है वो है सूफी बरकत अली, हज़रत सूफी बरकत अली अनीस के नाम पे वो बिल्डिंग बनी। उसके बाद तकरीबन इसे 7-8 साल हो गए हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकी। अब यंगस्टर की काफ़ी तादाद आ गई है, अब उनके लिए मसाइल हैं, हमारी फीमेल्स वकला के लिए मसाइल हैं, मेल वकला के लिए मसाइल हैं, यंगस्टर के लिए मसाइल हैं। अब उन्हें चैम्बर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे मुंतखब करे तो इस मसला को हम पहले रखेंगे, ताकि जो हमारे यंगस्टर वकला हैं, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, तो जो किसी के चैम्बर्स में बैठते हैं जाके उन्हें अपने चैम्बर्स मिले। ये आपने जैसे बताया कि बिल्डिंग बनी है, उसके बाद अभी तक कोई भी चैम्बर्स की जो है तादाद में इजाफा नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग ना बनने के पीछे क्या वजह आप समझते हैं? मेनली क्या ऐसा वजूहात हैं कि अब तक इस बात पे गौर ही नहीं किया गया? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, जब आपके पास बैठने की जगह ही नहीं होगी तो हम मसाइल को किस तरह से हल करेंगे? देखिए जी, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये कलेक्टिवली होता है कि या हम समझते हैं कि हमारे जो पहले नुमाइंदगान हैं वो इसके ऊपर का प्रॉपर वर्क नहीं कर सके, या हमारे जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमारे, चूँकि हमारे तो जो भी सदर या सेक्रेटरी होते हैं वो मौजूदा इंतज़ामिया के साथ जाकर मिलते हैं और वो अपने इश्यूज़ रखते हैं। दोनों साइड पर उन इश्यूज़ को हल करने के लिए सीरियस होना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे ये चैम्बर्स का मामला है, हमारे ये कमिश्नर साहब हैं, ये इनके इख्तियार में होता है कि, या बाकी जो इंतज़ामिया है उनके इख्तियार में होता है कि हम चैम्बर्स के लिए वकला को जगह दें। अब मामला ये है कि अगर उनकी तरफ से कोई सीरियस वर्क नहीं होगा तो इसके ऊपर हम अकेले तो काम कर नहीं सकते। अब हमारे फैसलाबाद कचहरी में कभी आप विज़िट करें तो वहाँ 2-3 जगह बड़ी अच्छी हैं। जैसे हमारे वहाँ बख्शी खाना है, जिसके अंदर आप अगर कभी चक्कर लगा लेंगे तो वहाँ जो पुराना माल मुकदमा है गल सड़ रहा है, इसको वो कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। अगर वो हमें अकोमोडेट कर देंगे तो वहाँ भी हम बड़ी आसानी के साथ 200-300-400 वकला के चैम्बर्स बना सकते हैं। एक किला गिफ्ट सेंटर है, दूसरा, तीसरा हमने ये सुना है कि हमारा CPO ऑफिस भी इधर से शिफ्ट हो रहा है। अगर वो शिफ्ट हो जाए तो हमारे ये मामलात ही ख़त्म हो जाए। हम इस जगह के ऊपर प्रॉपर पार्किंग प्लाजा भी बना सकते हैं, जो हमारा पार्किंग का मसला है, और वकला का जो चैम्बर्स का मसला है, अब ये दोनों काम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम इस काम के ऊपर सीरियस हों, हमारी इंतज़ामिया सीरियस हो, ताकि जो हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर वकला हैं, हम उसे इस धारे में लेके आएँ कि वो अपने चैम्बर्स में बैठें, अपनी प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दें और वो इस माशरे में इंसाफ पहुँचाने के लिए एक मेन किरदार अदा करें। अगर हम उन्हें चैम्बर्स नहीं देंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, वो इसके मतलब सोचेंगे कि हमारे पास चैम्बर्स नहीं है। किसी के चैम्बर्स में बैठना या अपने चैम्बर होने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि हमें तो चैम्बर चाहिए, हम तो हर वक्त तगो दो में लगे हुए हैं। हमारी इंतज़ामिया, हमारे जो सदर साहब मौजूदा भी हैं, वो भी सेक्रेटरी साहब हैं, इसी काम के पीछे लगे हुए थे कि हमें चैम्बर्स मिल जाए। मगर कोई तकलीफ दे बात ये है कि जगह तो अवेलेबल है, मगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई पॉजिटिव हमें मूव नहीं मिली। अगर मिल जाती तो ये आप
मैं शायद इस वक्त इधर बैठा होता तो हम कह रहे होते कि हमारे वो चैम्बर्स बुकला के बन रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पार्किंग की बात की, पार्किंग का मसला भी एक बहुत बड़ा अहम इशू है, क्योंकि आप अगर रोड साइड पे या कहीं एक जगह पे करते हो उससे तो ट्रैफिक भी बड़ी जाम होती है। दूसरा ये है कि ये रूटीन की एक चीज़ है जिसका इस मसले का हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पार्किंग प्लाजा के लिए भी क्या जगह मौजूद है या वहाँ पर जगह ही मौजूद नहीं है? देखिए जी, पार्किंग प्लाजा बन सकता है, हमारी जगह मौजूद है बिल्कुल, जहां हमारी मेन पार्किंग है, अगर उधर भी प्लाजा बन जाए तो हमारी जगह मौजूद है। मगर फिर बात वही आ जाती है कि पार्किंग प्लाजा के लिए बड़े फंड्स दरकार है। हम एज एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के पास हमारे इतने फंड नहीं है कि हम वहाँ पार्किंग प्लाजा बना सकें। मगर अगर इसमें इंतज़ामिया हमारा साथ दे, गवर्नमेंट हमारा साथ दे, तो ये कोई मसला नहीं है, वो हमें फंड जारी कर दे तो पार्किंग बन सकती है, फिर पार्किंग का इशू हल होगा। वरना चूंकि ये कचहरी तो वो पुरानी जगह है, यहाँ अब वकला की तादाद, जब ये कचहरी बनी उस वक्त तो वकला की 400-500 के करीब तादाद थी, अब 6000 के करीब तादाद है। ये तो वही एक छोटी सी मिसाल है कि आप एक चादर ले लें, तो अगर आप पाँव डांप लेंगे तो सर नंगा आ जाएगा, सर डांप ले पाँव नंगा आ जाएगा। तो हमारे पास तो जगह नहीं है। जब तक ये पार्किंग प्लाजे नहीं बन जाएंगे उस वक्त ये पार्किंग का इशू किसी सूरत में हल नहीं हो सकता। तो फंड्स के लिए कभी जो है मीटिंग्स हैं या फाइल्स जो है प्रॉपर कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाई गई है, या आवाज़ ही रेज़ नहीं की गई है कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है, या अगर तो जो है वो बार की तरफ से इस तरह की डिमांड की जाती है कि हमें जो है वो फ़ंड्स दिए जाएँ ताकि हम अपने मसाइल को हल कर सकें, और इंतज़ामिया ने जो है इस पर कान नहीं धरे, तो आप क्या समझते हैं इसकी बेसिक क्या वजह है फ़ंड्स ना होने की, जो हमारे पास फ़ंड्स का फुकदान है उसकी? देखिए जी, फ़ंड्स का फुकदान तो आप जानती हैं कि वैसे पाकिस्तान में फ़ंड्स का वैसे फुकदान है, तो हम तो वैसे ही हमारे जो मामलात हैं तो कर्ज़ई हुए हुए हैं बड़े बुरे तरीके से। तो बात यह है कि मगर हमने अपनी जो हमारे पास फ़ंड्स हैं उसी के अंदर हमने चलना है। बात ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ़ंड्स नहीं है, फ़ंड्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, मगर विल चाहिए। जब ये विल साथ उनकी मिल जाएगी तो फंड्स का कोई इशू नहीं रहेगा। हमारे जैसे आपने हाई कोर्ट बेंच की बात की कि जब हाई कोर्ट बेंच का जब भी हमारी यहाँ तहरीक चली, जब भी ये इशू रेज हुआ, तो हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त हैं भाई, उन्होंने कहा जी आप फंड्स को छोड़ें, हम आपको जगह भी ले देंगे, आपको बिल्डिंग्स भी बना, आप इधर बेंच लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ फंड्स के साथ विल की भी कमी है। ये हमारी जो इंतज़ामिया है, जो इंतज़ामिया के भाई हमारे भाई हैं ना, ये हमारा हिस्सा है। मैं समझता हूँ वो ये काम करना नहीं चाहते, उनकी मसरूफियात किसी और तरफ हैं। तो इस वजह से अगर वो इकट्ठे होंगे, साथ देंगे, तो ये पार्किंग प्लाजा हो, चैम्बर्स हो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने हाई कोर्ट बेंच की भी बात की है, तो ये भी एक मेनली सबसे बड़ा मसला है कि अगर आपकी सुनवाई वहाँ पे है तो आपको पूरा दिन के जो मसरूफियात है ना वो स्टक हो जाती है। आपको लाहौर जाना और फिर वापस आना, जारी बात है कि जिनका केस चल रहा है साथ में, मतलब कि एक बहुत पूरा दिन की आपकी मसरूफियात जो है वो आने जाने में और इस सब चीज़ों में लग जाती है। और अगर आपको डेली बेस पे जाना पड़े तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो कभी जो अभी तक मौजूदा इंतज़ाम थी या मौजूदा लोग थे, नुमाइंदगान थे, उन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा कि इस मसले को हल करना चाहिए? देखिए जी, ये बड़े तकलीफ की बात है कि 3-4 साल से तकरीबन इस इश्यू को बिल्कुल पसे पर्दा रख दिया गया। मैं नहीं समझता कि हमने हाई कोर्ट बेंच जो इस फैसला, मेरे ये मुखला का अकेला नहीं है, ये फैसलाबाद की आवाम का हक है, ये आपका हक है, बिल्कुल ये काम आदमी का हक है। इन्होंने 3-4 साल से जो हमारे भाई हैं इंतज़ामिया के, जो मुंतखब होकर आ रहे हैं, हमारे सदर हैं, सदूर हैं, इंतहाई तकलीफ के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इन्होंने हाई कोर्ट बेंच को ऐसे छोड़ दिया है कि जैसे ये कोई लावारिस चीज़ है। तो इससे पहले इतनी अच्छी मूव्स चली हैं, मुझे याद है SM इकबाल साहब के ने ये मूव बड़े अच्छे तरीके से, मूव तो ये पुरानी है मगर उन्होंने इस मूव में रंग बड़ा भरा है और इसे लेकर चले। मियाँ जावेद इकबाल चाचू साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मूव को चलाया। और इस मूव में मुझे अच्छी तरह याद है हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी एहतजाज हुआ। और मुझे याद है कि जिस चीफ जस्टिस साहब को हमने इसमें बहाल करवाया था, इफ्तिखार चौधरी साहब को, मैं भी उस तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने भी हमसे हाई कोर्ट बेंच का वादा किया था। मगर जब हम एहतजाज करने हाई कोर्ट बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो इन्होंने हमारे बुकला भाइयों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई। यानी कि हम चले गए थे, वहाँ हमारी बात सुन लेते, वो चीफ साहब ने कौन सा अपनी जेब से निकाल के बेंच देना था, तो बेंच तो एक प्रोसेस के जरिए मिलना था, मगर हमारी बात इन्हें सुननी चाहिए थी।
हाई कोर्ट बेंच बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे मुंतखब करे, हम इस मूव को दोबारा आप चलाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हमारी ये जो मियाँ जवेद इकबाल चाचू साहब को 5 डिवीजनों का हेड बना दिया गया था हाई कोर्ट बेंच के सिलसिला में। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी मूव चलाएंगे ताकि ये चले और ये हमारी जो अवाम है, फैसलाबाद की अवाम, इससे महरूम ना रहे। क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसलाबाद में हम देखते हैं बड़ी कसीर तादाद में केसेस होते हैं जिनकी सुनवाई के लिए लाहौर जाना पड़ता है। फिर जारी बात है वकला के लिए तो एक तकलीफ़ की बात है, ये एक जहमत है, ये साथ में जितने लोग यहाँ से शहरी जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना आना और सारी हवालों के। अगर इन सब से हट कर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी बड़े इशूज़ हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से देखें जो हमें इंसाफ मुहैया करते हैं उनके लिए सिक्योरिटी का जो है ना वो बेहतर और आसान इंतजाम होना चाहिए। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इस पर मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं चैम्बर्स के हवाले से, अपनी कोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने मसाइल के हल की, तो सबसे जो आसान और सबसे जो मेनली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो हमारे कानून साजी करने वाले हमारे इदारे हैं, हमारी कोर्ट्स हैं। और कोर्ट्स में जो है वो वकला के क्या मसाइल हैं और वकला किन मसाइल से जूझ रहे हैं उस पर कभी हम बात नहीं करते हैं। उनके हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंतज़ामिया का इसमें बहुत अहम किरदार हो सकता है अगर वो बजट, एक मुनासिब बजट देते हैं और जितने भी मेनली मसाइल हैं जैसे पार्किंग का मसला है, हमारे यहाँ चैम्बर्स का मसला है, अगर ये हल हो जाए तो बहुत ज़्यादा हम अपने जो है वो वकला को, स्पेशली जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, फीमेल जितनी भी लॉयर्स हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। चैम्बर के मसाइल के हवाले से भी हमने बड़ी डिटेल में बात की कि किस तरह से एक सबसे बड़ा और जो मसला हमें दरपेश है, जो हमें दिखाई देता है, वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से हम जानेंगे अहमद साहब से कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो अहमद साहब ये बताइए कि सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि उतनी मुनासिब सिक्योरिटी मौजूद है हमारे यहाँ? क्योंकि यहाँ पे बड़े थ्रेट्स भी मिलते हैं और हमारे स्पेशली अगर फीमेल वकला की बात की जाए, एक तो पहले अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि वो इस शोबे में आई हैं, फिर इस शोबे में सर्वाइव करना, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे जो बार के हालात हैं कुछ अच्छे नहीं हैं। तकरीबन पिछले 2-3 साल में हमारी कचहरी में नहीं, सिर्फ कचहरी में नहीं, हमारी कोर्ट्स के अंदर मर्डर हुए हैं, जजेस के सामने मर्डर हुए हैं। अब ये जो सिक्योरिटी का निज़ाम है इसके ऊपर हमारी इंतज़ामिया को, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, इन्हें मिलकर बैठना चाहिए। अब देखें, अगर कोई बंदा अदालत में भी महफूज नहीं है तो वो किधर जाए? अब इन्हें चाहिए बैठें, आपस में बैठ के सिक्योरिटी के हवाले में कोई SOPs तय करें। हम बिल्कुल वकला जो हैं इंतज़ामिया का साथ देने को तैयार हैं, वो हमारे साथ बैठें, हमारे नुमाइंदगान के, हमारे सदर साहब हैं, सेक्रेटरी, उनके साथ बैठ के इन मामलात को हल करें ताकि कम अज़ कम जो बंदा कचहरी आए, जहाँ आपका CPO साहब का ऑफिस है, जहाँ आपकी कोर्ट्स हैं, वहाँ तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। वहाँ ये एहसास तो नहीं होना चाहिए अगर कोई भी लिटिगेंट है जो बेचारा कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि उसे कचहरी में मार दिया जाए या उसके जो मुखालफीन हैं उसे आगे ज़दोकोब करें, मारें। क्यों? यही वजह है कि हम, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रहायशी हैं, वो ये समझते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में लेकर अपने बदले लें। हाँ। वो इसी वजह से हमारी कोर्ट्स के ऊपर हम पर इत्मीनान नहीं करते। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। हमारे CPO ऑफिस है, उसके सामने एक मर्डर हुआ, किसी वो बेचारा लिटिगेंट आया तो उसे मार दिया गया। अंदर हमारी कचहरी में इन्होंने सबसे बड़ी मसला ये है कि हमारी कचहरी के अंदर भी कोर्ट्स हैं, वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है। रश का होना भी एक इस चीज़ का सबूत है कि आप सिक्योरिटी को कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पुलिस इस तरीके से मौजूद नहीं है, वहाँ इतना रश हो जाता है कि वहाँ भी पिछले दिनों में एक मर्डर हुआ है। तो इसलिए ये कोई
ये इतनी आसान बातें नहीं है, क्योंकि ये बड़े हसास अदारे हैं जहाँ पे जो है सिक्योरिटी का इतना फुल प्रूफ इंतज़ाम होना चाहिए कि कोई वहाँ से बंदा भी जब गुजरे तो हर किसी की नज़र उस पर होनी चाहिए। इन तमाम सूरत हाल के बावजूद हम देखते हैं कि फुली लोडेड जितने भी वेपन्स हैं वो भी कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। तो अगर ये वो इदारे हैं जहाँ पे हम इंसाफ के लिए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, वही अगर महफूज नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इंतज़ामिया पर और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन पे। यहाँ की सिक्योरिटी का फुल प्रूफ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम हर तरह के तावन के लिए तैयार हैं। तो ये इंतज़ामिया है जो है, जिसमें जो हमारी पुलिस है, हमारी जो दूसरी लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसीज़ हैं, हमारी जो इसमें स्पेशल ब्रांचेज़ हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करें ताकि जो बंदा कचहरी आए, जो कोर्ट्स में आए, उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। बिल्कुल। हाँ। और जैसे कि थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बताएं तो रिवायती इलेक्शन तो हम देखते हैं जो सियासत के होते हैं तो उसमें बड़ी नारेबाजियाँ भी होती हैं, कंपेन्स चलाई जाती हैं। तो क्या बार इलेक्शन की एक्टिविटीज़ भी कुछ इसी टाइप की होती हैं या इससे थोड़ी मुनफरिद होती हैं? देखिए जी, हमारी भी चूँकि हमारा जो इलेक्शन है ये पढ़े लिखे वकला का इलेक्शन है, ये हम बिल्कुल उनकी तरह तो हमारे इलेक्शन नहीं होते जो पब्लिक में जो चलता है। इसमें यह है कि हम तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं अपना विज़न अपने जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे जो वकला भाई हैं, उनके सामने रखते हैं। तो बाकी जो आप नारेबाजी कह रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर वकला होते हैं, जो नए हमारे दोस्त आए होते हैं, वो चूँकि जोश व खरोश होता है, एज अभी वो नौजवान होते हैं, तो वो ज़रूर नारेबाजी भी इलेक्शन डे वाले दिन एक पूरा इलेक्शन का माहौल होता है। मगर हमारे बिल्कुल किसी को प्रेशर नहीं होता, ना जो हमारे हम वकला हैं तो जैसे ये रूटीन में चलता है, हम ना किसी खाने पे वोट देते हैं, ठीक है, हम वोट बिल्कुल मेरिट के ऊपर अपने भाइयों को मुंतखब करते हैं। सबके पास आज़ादी है अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से जिसको मर्जी वो वोट कास्ट करें और इलेक्ट करें। आपने यंगस्टर की बात की तो जाहिर बात है कि जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जब आपने 2005 में जो है वो इस शोबे को ज्वाइन किया, आपको फ़र्क नज़र आता है कुछ तब की प्रैक्टिस में, अब की प्रैक्टिस में, और जो अब हमारी न्यूली यंगस्टर्स के हवाले से अगर स्पेशली बात करें तो क्या डिफरेंस है? अब डिफरेंस ये है कि जो हमारे अब यंगस्टर हैं ये ज़्यादा पुरजोश हैं, हम इतने नहीं होते थे। तो मैं समझता हूँ हमारे अक्सर जो हमारे बड़े हैं ना जी, तो वकला भाई हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो यंगस्टर वकला है ना जी, वो उस तरीके से हमारा एहतराम नहीं करते। हाँ, ये बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने उन बड़े भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर वो आपको चाहिए कि उन्हें अपने साथ बैठाएं, अगर उनमें कोई कमी बेशी है, आप उनके बड़े हैं, हम उनके बड़े, उन्हें बताएं। इसका ये तरीका तो नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें कि वो जैसे मर्जी करें, नहीं। मुझे याद है हम जब भी कोर्ट्स में जाते थे, बैठते थे केसेस में, तो कोई भी हमारे जो सीनियर आते थे, हम एहतराम उठ के खड़े हो जाते थे। अब भी यंगस्टर हमारे वकला करते हैं, मगर जो कमी गुताई है वो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बतानी है ना। तो इसलिए ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर हम सब एक फैमिली की तरह हम चलेंगे तो इतना इशू नहीं है। एक तो होती है कि हमारी प्रोफेशनल लिहाज से हमारे ऑफिस के अंदर हमारी एक फैमिली बन जाती है, एक हमारी पर्सनल लाइफ में फैमिली होती है। तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है, जारी बात है कि एक वकील जो है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ना आपके डायरेक्टली कोई मसला नहीं होता लेकिन आपके दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सब में कभी फैमिली में नहीं कहा कि ये काम है, इससे हट के कुछ कर लेते, या जब आपने ये स्टार्ट किया, फील्ड को ज्वाइन किया, तो उस वक्त आपकी फैमिली की सपोर्ट कैसी थी आपके लिए? देखिए जी, ये ऐसा कोई इतना नहीं है कि इसमें कोई वहाँ इतनी खतरे वाली बात नहीं है। आप भी कोशिश करें कि आप भी लॉ करें, आप भी एडवोकेट बने, तो आप जब आप हमारे वहाँ ज्वाइन करेंगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम वकला सब आपस में भाई हैं। हाँ, जो हम लोगों के केसेस करते हैं ना जी, तो ज़ाहिरी बात है दूसरी तरफ भी हमारे वकला भाई खड़े होते हैं। मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई ऐसे मामलात होते हैं। हाँ, हमें वकला को चाहिए कि कोई भी किसी किस्म का भी अगर केस हो, हम किसी साइल का केस उसे ज़ाती तौर पे नहीं करना चाहिए। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो कोर्ट में एक दूसरे के मुखालफिन होते हैं वो बाद में एक साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। बिल्कुल खाना खाते हैं। और एक बात अपने जहन में रखें, अपने साइलों के लिए वो बिल्कुल 100% वो अपने साइलों के लिए मुखलस होते हैं। अब आप देख लें, मैं जैसे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरे साथ जो मेरे बाकी भाई जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, हम इकट्ठे बैठे होते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, चाय भी पीते हैं। और ये आप
आपको ने देखा होगा, ये दूसरी हमारी जो जनरल पॉलिटिक्स है उसमें फुकदान है। जनरल पॉलिटिशियंस को हम वकला से सीखना चाहिए कि ये जो वकला हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, अगर सारा दिन कैंपेन करते हैं, कैंपेन तो हम एक दूसरे के खिलाफ ही कर रहे होते हैं ना कि जो आप मुझे वोट दें, मगर जब हम इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ एक दूसरे एहतराम करते हैं, और जो हमारे जो साइलिन बैठे होते हैं कई दफ़ा बड़े हैरान होते हैं कि यार ये तो आपके ओपोनेंट कैंडिडेट है, तो आप उनके साथ अब बैठे हुए हैं, उनके साथ गप्पे लगा रहे हैं, तो ये जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारी कोई मुखालफत नहीं रहती। पहले भी ज़ाती कोई नहीं होती, पॉलिटिकली मुखालफत होती है, हम एक दूसरे से बैठते हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को एक दफ़ा लॉ कर लेना चाहिए, उसे लॉ का पता चलना चाहिए। बल्कि लॉ करने से एक बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि हम जो इतना रूल्स ब्रेक करते हैं हमें उसके बारे में भी पता चल जाएगा कि किस तरह की मतलब कवानीन है जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने कानून को मुस्तहकम करना है तो हमें उसकी पासदारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरह के बाहर के हालात चल रहे हैं और लॉ के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और 13 जनवरी को होने जा रहे हैं बार इलेक्शन, जिसके लिए सब पुरुमीद हैं। और एक कैंडिडेट अहमद ज़ीशान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन की तैयारियां जो है वो अरूज पे हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं अहमद जिन पे बात करने की ज़रूरत है, और स्पेशली हमारी फीमेल को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है। हमने स्टार्टिंग में चैम्बर्स की बात की तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी आई है कि हमारे यहाँ चैम्बर्स जो है वो बड़े मतलब इतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है कि लोग जो है वो पैसे खर्च करके नए आने वाले जो यंगस्टर्स हैं वो अपने खुद के चैम्बर्स बना सकें। तो क्या इस हवाले से भी हमारी जो है एसोसिएशन वो उनके साथ किसी तरह से कंपलसेट करने की कोशिश करती है, कुछ इस तरह से फंड्स मुख्तस हैं उनके लिए? जी, मैं इसमें बताता हूँ आपको। एक आपने फीमेल्स के हवाले से बात की। मैं सबसे पहले तो जो हमारी फीमेल बहनें हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारी कोलीग्स हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें दाद देता हूँ कि वो अपने घर से आती हैं, कचहरी आती हैं और जो इंसाफ देने का प्रोसेस है उसका हिस्सा बनती हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा माशरा है, अपना हमारा मज़हब इस्लाम है, तो हमारा जो मेल और फीमेल का अल्लाह पाक ने एक जो पर्दा रखा हुआ है। हमारे जो केसेस हैं, जो हमारे फीमेल्स जो केसेस हैं हमारी ख़वातीन के, वो बेचारी जब आती हैं कुछ मामलात ऐसे होते हैं वो हमारे साथ जेंट्स के साथ वो मामलात वकला से डिस्कस नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी वकला जो कोलीग्स मौजूद हैं उनके साथ वो इस बात को डिस्कस कर सकती हैं। बहुत सारे मामलात होते हैं, खसूसी तौर पर जब ये शादी के बाद कोई ऐसे मामलात अल्लाह ना करे, ये जो तलाक वगैरह के हमारे जब इधर केसेस चलते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे वो मेल वकला के साथ डिस्कस नहीं कर सकती, तो हमारी वो फीमेल बहनों के साथ आगे डिस्कस करती हैं। इसके अलावा भी ये सिर्फ ये इशू नहीं है, इसके अलावा दूसरे इशूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे माशरे की बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हम अपनी जो है बहनों को हक नहीं देते, हक खा जाते हैं। उसके ऊपर भी मैं देखता हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी लिटिगेंट्स हैं, वो ज़्यादा मतलब आसानी महसूस करती हैं कि वो किसी मेल वकील के साथ की बजाय वो किसी फ़ीमेल के साथ जाके बात करें। तो सबसे पहले तो मैं दाद देता हूँ अपनी उन कोलीग्स को जो आती हैं और इस इंसाफ प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं। दूसरा जो आपने कहा कि चैम्बर्स के लिए फ़ंड्स वगैरह, सबसे पहले तो ये होता है कि जब इंतज़ामिया हमें जगह दे देती है, हमारी जगह एलोकेट कर देती है, उसके बाद अगर हमें ये जगह खरीदनी पड़े तो शायद हम चैम्बर ही ना बना सकें, क्योंकि बड़ी कीमती जगह है, हार्ट ऑफ द सिटी है। जब हमें जगह दे, उसके बाद जब उसके ऊपर प्लाजा बनाया जाता है या चैम्बर्स बनाए जाते हैं, हम वो बड़ी एक मुनासिब सी हमारी एक हम रखते हैं, उसकी कीमत रखते हैं, ताकि जो हमारे यंगस्टर हैं या जिन्हें चैम्बर नहीं मिल सका वो उस चैम्बर्स के लिए वो अपनी फ़ीस जमा करवाएं और चैम्बर ले लें। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मसला सिर्फ ये चैम्बर्स का है कि हमें कोई जगह मिले, हम चैम्बर्स बनाएं। तो हमारे यंगस्टर हैं जिन्हें चैम्बर, वो तो तैयार बैठे हैं, वो तो बेचारे पैसे लेकर तैयार है कि हमें चैम्बर्स दें। हाँ,
बस तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जगह का और चैम्बर्स ना होने की वजह से, जैसे कि पहले आपने बड़ी डिटेल में वो सारी गुफ्तगू की, वो है। तो अगर इस सूरत हाल में, क्योंकि अब चैम्बर्स की कमी है, तो आप कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो दूसरे वकील के जो है वो चैम्बर्स को यूज़ करते हैं, तो क्या इसमें दोनों की प्रैक्टिस पे या दोनों के काम करने पे कुछ मुतासिर नहीं होते? कुछ असरात तो पड़ते होंगे ना, जाहिर बात है। एक टाइम पे दोनों के क्लाइंट्स आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा ये डील करना। जो एडवोकेट होता है ना, जैसे प्राइवेसी चाहिए होती है, उसके साइल को भी प्राइवेसी चाहिए होती है, उस क्लाइंट को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो वकला भाई उनका इंडिपेंडेंट चैम्बर्स हों, ठीक है। इंडिपेंडेंट होंगे तो ऐसे हो जाता है। दूसरी ऐसी कोई बात नहीं है हमारी, अगर किसी कोई हमारा अपना एडवोकेट भाई समझते हैं, वो हमारे दूसरे किसी चैम्बर, किसी दोस्त के चैम्बर में बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। बार्स में आ जाते हैं, बार एसोसिएशन है, उधर आप बैठ के डिस्कस करते हैं। और खसूसी तौर पे जो आपने अभी फीमेल्स के वाले से, मुगला के वाले से एक इशू डिस्कस किया, हमारी एक फीमेल्स की एक बार है, ओके। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला मुझे मुंतखब करे, हम उस फीमेल की जो हमारी बार है हम उसे बड़ा करेंगे, इन्हांस करेंगे, ताकि अगर कुछ चैम्बर्स में प्रॉब्लम हो तो वो आके अपनी बार में बैठ के उधर अपने मामलात को डिस्कस कर लें। बिल्कुल। और आमतौर पे कहा जाता है कि वकील से और डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हैं जो जिनको आपके मर्ज का पता होगा तो अच्छे से दवा कर सकेंगे। इसी तरह तो आप क्या समझते हैं कि माशरे में आजकल हम जिस तरह का बिगाड़ देख रहे हैं, इस सारे सिनारियों में हमारे कानून का मुस्तहकम होना कितना ज़रूरी है? शहरियों का कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि कवानीन की पासदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखें जी, वो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि माशरा जो है अपना कुफर में कायम रह सकता है, जुल्म में कायम रह सकता है। ये तो बड़ी एक सादा सी मिसाल है कि अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो कोलैप्स कर जाएंगे। तो कोलैप्स होने के दहाने पे तो हम खड़े हैं, मुकम्मल कोलैप्स कर जाएंगे। इसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ, ये इंसाफ ना तो अकेली इंतजामिया, ये वकला, इंतज़ामिया, जुडिशरी मिलकर बैठ कर जो जो हमारे मसाइल हैं सामने आते हैं, इसके ऊपर नेगोशिएशन करें, इसके ऊपर बैठें, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये हमारे अपने ही मसाइल है ना जी। एक बात आप ध्यान में, जिन भी कौमों ने अपने मसाइल के ऊपर कानून साजी की है ना जी, मजीद कानून साजी की है, तो उनके मसाइल हल हो गए हैं। जिन्होंने, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम अक्सर हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे कोर्ट्स में दावे होते हैं, आसमान जहेज के दावे होते हैं, ठीक है। हमारे जजेस उसे डिग्री भी कर देते हैं। अगर कोई सामान जहेज का दावा 10 लाख रुपए का ले जाता है, तो हमारे जजेस उसमें से 5 लाख डिग्री करते हैं, और ऐसे डिग्री करते हैं जैसे ये डिग्री करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इस कानून को, अगर गवर्नमेंट बैठे, वकला बैठे, इस कानून को आप थोड़ा सा चेंज कर लें। आप जब भी, या तो आपने एक तरफ तो आपने इस बात कहा हुआ है कि जी सामान जहेज आप दे नहीं सकते, अगर दे नहीं सकते डिग्री क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सामान जहेज चला गया, आपने इसे डिग्री करना है, तो इसके ऊपर आप ये कानून साजी क्यों नहीं कर सकते कि आप जब निकाह हो रहा है उसके साथ आप उसकी एक लिस्ट लफ कर दें, ताकि खुदा ना खास्ता जब ये इनके आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो सिंपली जो लिस्ट हो, आप वियर एंड टीयर्स होते हैं कपड़े वगैरह, ये निकाल कर आप बाकी अदालत उसे कर दे, बल्कि यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर ही वो उनका हो जाए मामला, कोर्ट्स में प्रेशर ही ना जाए, ठीक है। ये सिर्फ हम कानून साजी नहीं कर रहे, हम जो हमारे मसाइल हैं, जब ये मसाइल निकल के सामने आते हैं, हम मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। कानून, अगर हम इसके ऊपर कानून साजी कर लें तो हमारे मसाइल अपने घर में बैठ के भी हल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सादा सी बात है। जाहिर बात है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी समझ बूझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ अब जो है वो इतनी, जहाँ पे दुनिया में जिद्दतें आ गई हैं, हम लोग उन्हीं की सिपटी बातों में जो है वो चिपके हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो सारी बातों से एक चीज़ मुझे भी समझ आती है, आम भी हम बात करते हैं, हमारा एतमाद अपने इदारों पे बहुत कम है। एज सिटीज़न अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही हम देखते हैं। तो आने वाले नए जितने यंगस्टर्स हैं, क्योंकि माशाल्लाह से आपको सर्व करते हुए 17-18 साल हो गए हैं, तो आपके पूरे करियर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नए यंगस्टर्स को कहेंगे कि ये ज़रूर करनी है और ये नहीं करनी, अगर आपने उनको कोई टिप देनी हो तो? देखिए जी, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, ये मतलब आपने एक सारी इस तकरीब का निचोड़ निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ जो हमारे जो नए यंगस्टर भाई आए हैं ना, इन्हें मैं खसूसी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अपने मामलात अपनी बार एसोसिएशन पे बैठ के हल करें। कोई प्रॉब्लम आए तो अपने नुमाइंदगान से बात करें। सेकेंडली, कानून, जब हम किसी चीज़ को कानून के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। बिल्कुल, ठीक है।
अगर हम इस किसी चीज़ को इलीगल वे से हल करने की कोशिश करेंगे, उसके नुकसानात होंगे। आप कोई भी लड़ाई देख लें, कोई भी झगड़ा देख लें, आप इस बात को देख लेना, एंड के ऊपर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही हल होंगे। तो हमें चाहिए वो पहले ही मुज़ाकरात की टेबल पे हल कर लें। हाँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आपको इंतज़ामिया की तरफ से, हमारी जो पुलिस है, अब पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे एक वकील भाई हैं, बड़े सीनियर वकील भाई हैं, तो उनकी कोई जीज़ा थी, किसी एफआईआर में उन्होंने, पुलिस ने उन्हें नॉमिनेट किया और उनके घर में उनकी दीवार फलांग कर चले गए। ठीक है, वकील भाई हमारे जो वकील साहब, उनके साथ भी बदतमीजी की, उनकी वो अजीज़ा को पकड़ के भी ले आए। हम गए, जा गए, हमारे दोस्त मुखला भाई सारे गए, हमने वहाँ एहतजाज किया, सीपी ऑफिस चले गए। उन्होंने फिर उन्हें छोड़ भी दिया और कहा कि जिस डीएसपी ने उसके खिलाफ पर्चा भी देंगे। आप ऐसा काम करते क्यों हैं? हमें, हमारी इंतज़ामिया को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे झगड़ा पैदा हो। एक तरीक़ाकार होता है, हमारी एसोसिएशंस हैं, एक चादर चार दीवारी का तकद्दुस तो आप किसी सूरत में पामाल नहीं कर सकते। ठीक है, जो कानूनी वे उसे अडॉप्ट करें, उसके कानूनी मामला में हमने कभी रखना नहीं डालेंगे। मगर जब आपको आकर गैर कानूनी तरीके से कोई पकड़ने की कोशिश, ज्यादती करने की कोशिश करेगा, तो आप समझेंगे कि जो सामने वाला हमारे साथ कानूनी वे इस्तेमाल करे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो भी फिर गैर कानूनी वे इस्तेमाल करेगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पूरे सेशन में एक चीज़ पे हमेशा से जो है मैं खुद भी जोर देती हूँ कि हमें कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपने इदारों पर एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शंस। अल्लाह करे कि आप जो है वो इलेक्ट होकर आए, जितने भी चैम्बर के मसाइल हैं उसको हल करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं बस उनसे यही कहूँगी कि अपने कानून साज इदारों पर जो है आपका एतमाद बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लें, क्योंकि ये इदारे हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।